my dollars make it hurt. Hey everyone, welcome back to the channel. I am Parth, your chemistry educator, and as we have decided that we are going to study chemistry together for this whole year for both JEE and NEET. So guys, we are back on our journey. Last week आपका motivation week था where we all from physics, chemistry and maths you got motivational lectures और inspirational lectures मिले जिससे आप आपकी स्टडी की जो स्ट्रैटेजीज है उसको बेटर कर सकते हो, आपको स्टडीज़ में हेल्प मिल सकती है. लेकिन इन सब की वजह से जो हमारे रेगुलर लेक्चर्स थे उसमें काफ़ी डिले हो गया है. सो नाउ वी आर बैक, वी आर कंटिन्यूइंग द रेगुलर स्टडीज़ लेक्चर्स. सो आज गाइस हमारा थर्ड लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग का. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे आयनिक कंपाउंड्स में स्टडीड अबाउट आयनिक कंपाउंड्स. हमने देखा था कि व्हाट इज बॉन्ड हिबर साइकिल, लैटिस एनर्जी क्या होती है, वी डिस्कस्ड ऑल दिस. तो काफ़ी गैप हो गया है, तो हम एक बार इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले लैटिस एनर्जी वगैरह वापस से देख लेंगे. बट नाउ बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड follow us on Instagram, join our Telegram channel so that you people never miss any update. Okay, so now let's begin. So guys, जैसा कि मैंने बोला था कि मोटिवेशनल जो वीक था वो तो है ही, लेकिन हम तो हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक फ्रेश कोट से, एक मोटिवेशनल थिंग से स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, सो द कोट इज स्टॉप वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन, गो आउट एंड मेक देम हैपन. सो गाइज, कितनी बार ऐसा होता है हम सोचते हैं कि यार हो जाएगा, लेकिन वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड अपार्ट फ्रॉम दिस जेई, मतलब जेई तो ठीक है बट इन योर लाइफ ऑल्सो थिंग्स डू नॉट हैपन बाय देयर ओन. मतलब तुम सोचते हो ना, जब हम सोचते कि यार ठीक हो जाएगा, चलो हो जाएगा, लेकिन वैसे कुछ नहीं होता है. अपने को मेहनत करनी पड़ती है तब जाके चीज़ नॉर्मल होती है. मतलब फॉर एग्जाम्पल टू रिलेटेड विद योर जेई लाइफ, मतलब अगर आपके पास ऐसा है कि कोई चैप्टर आपका वीक हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या सोचते हो कि ठीक है यार थोड़ा टाइम बाद देख लेंगे, हो जाएगा, बाद में देखेंगे. लेकिन गाइज यू थिंक वन थिंग, मतलब ये चीज़ बहुत क्लियर रखना कि अगर तुम जिस चैप्टर को छोड़ रहे हो कि यार बाद में हो जाएगा, वो कभी नहीं होगा. जो चैप्टर आप आज छोड़ रहे हो कि बाद में करूँगा, आपका मतलब जब तक जो डेट आएगी ना आपकी जेई की, तब तक भी आपको चैप्टर कंप्लीट नहीं होने वाला. एंड आई हैव माई मतलब ट्रू एक्सपीरियंस विद इट. मैंने भी एक चैप्टर को छोड़ दिया था कि यार मैं बाद में कर लूँगा, लेकिन वो चैप्टर मेरा कंप्लीट हुआ ही नहीं. दैट वाज वन चैप्टर विच आई लेफ्ट, मतलब मैंने छोड़ ही दिया था उसको. मतलब कि यार ये चैप्टर जाने दो, इसके जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं जेई में छोड़ दूंगा. तो इसके लिए यू हैव टू मेक द थिंग क्लियर कि अभी आप जो छोड़ रहे हो उसको आपको कंटिन्यू, मतलब उसको पढ़ने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा. अदरवाइज अगर आप ऐसे छोड़ते जाओगे कि हाँ ओके हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा. You have to make things happen. Okay, so work upon it. Now we'll start with our third lecture of chemical bonding. So हमने इसे लैटिस एनर्जी से स्टार्ट किया था. मैं लैटिस एनर्जी पे वापस आने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ. ये बहुत सिंपल है एंड इट इज रिलेटेड टू आवर पीरियोडिक टेबल जो हम पहले पढ़ चुके हैं. द टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. तो नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट इज बेसिकली जब भी एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो उसमें जो अलग अलग एटम्स होते हैं, कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है. तो इस कंप्लीट प्रोसेस में तो जो जैसे फॉर एग्जांपल जो भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जो एलिमेंट कोई इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहा है तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज. ओके, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज. अब वो कितना आता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. मतलब उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इस पर्टिकुलर कंप्लीट रिएक्शन में, उस एलिमेंट ने कुछ इलेक्ट्रॉन अगर गेन किए हैं या लूज किए हैं, ये हमको पता चलता है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट देख के. We are taking the example of MgO. ठीक है गाइस, तो MgO में यू नो कि जो मैग्नीशियम है उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्सीजन को दिए, तो मैग्नीशियम के ऊपर जो +2 का चार्ज आता है एंड ऑक्सीजन हैव अ चार्ज ऑफ -2. So this +2 is basically oxidation state of magnesium and this -2 is basically oxidation state of oxygen. Okay. तो यार अब ये तो अपने पास सिंपल, ये एक इजी था, आपको समझ में आ गया. लेकिन कभी कभी जो कंपाउंड्स होते हैं, मतलब कभी कभी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें मल्टीपल एटम्स होते हैं, तो फिर हमको उसमें डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि यार कौन से एटम ने किसको इलेक्ट्रॉन दिया है, किसने किससे लिया है. तो वो देखने के लिए वी शुड नो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट. मतलब उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो सेट ऑफ रूल्स आप समझ जाओ तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. ओके, सो लाइक यू हैव अ मॉलिक्यूल AB, ठीक है. अपन मतलब इसको सिंपल वे में ले रहे हैं, मतलब आई एम टेकिंग इट फॉर मॉलिक्यूल विच हैज ओनली 2 एटम्स, लेकिन आप इसको ऐसे मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई कर सकते हो जिसमें मोर देन 2 एटम्स हो. ओके, जस्ट ये रूल्स है, इजीली समझ में आ जाए, इसके लिए आई एम टेकिंग अ कंपाउंड विद 2 एटम्स. ओके, सो फॉर एग्जांपल यू हैव AB और इसमें ये हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए ऑलवेज यू हैव टू कंपेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी चाहिए, मतलब जैसे जो भी एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो जो भी एटम्स उस मॉलिक्यूल में है उन सबकी इंडिविजुअल आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी चाहिए. वैल्यू नहीं पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है और किसकी किससे कम है. दैट्स इट, वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है.
सो लाइक यू हैव ए बी, सो इसमें मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ठीक है, मीन्स ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। तो अब अगर मुझे बताओ यहाँ पे ए सिंगल बॉन्डेड विद बी, अगर ये है मतलब इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ए ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा, बी ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा, सो तब जाके बना होगा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस। सो अब यहाँ पे क्या होगा, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एंड एज आई सेड कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती है वो जो भी शेयर्ड पेयर है उसमें से उसकी तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचने का ट्राई करता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, बेसिकली जो दो इलेक्ट्रॉन्स है उन दोनों को ए उसकी तरफ खींचने का ट्राई कर रहा होगा। So A will gain A will have a charge of -1 and B will have a charge of +1, ठीक है। So इसमें सीन ऐसा है कि A ने एक इलेक्ट्रॉन लिया लेकिन वो दोनों को खींचने का ट्राई कर रहा है, मतलब A is gaining one more extra electron, okay, so -1 रहेगा and this +1, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि A के ऊपर -1 चार्ज ही है, इट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये बता रहा है कि जब कंपाउंड फॉर्म हुआ है सो यहाँ पे A ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ लेने का ट्राई किया होगा, देयरफॉर वी आर राइटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ A is -1, ठीक है। Now we'll take second example. Second case is A double bonded with B. So ये भी आपको पता है, आपको समझ में आ रहा होगा, अगर A ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो A के ऊपर आ जाएगा -2 और B के ऊपर आ जाएगा +2, क्योंकि जो दो मतलब यहाँ पे A ने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे, मतलब शेयर करे, और B ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, उन चारों इलेक्ट्रॉन्स में से A क्या कर रहा है, सबको अपनी तरफ खींचने का ट्राई करेगा, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो दो जो इसने शेयरिंग में डाले थे और ये खींच रहा है चार्ज, तो उसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -2 एंड दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। सो दिस वाज केस 2। नाउ विल सी केस 3। केस 3 इज वेरी सिमिलर, वो आप ही मुझे बता देंगे। A ट्रिपल बॉन्डेड विद B, तो A के ऊपर आ जाएगा -3 और B के ऊपर आ जाएगा +3, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब वेरी सिंपल, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो ना, तो जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर, जैसे अगर आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो यहाँ पे आपके पास मतलब सिंगल बॉन्ड से अगर अटैच्ड हो दोनों, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर -1 का चार्ज आएगा और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके ऊपर +1 का चार्ज आएगा, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे -2 का आ जाएगा और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे +2 का आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड विद, मतलब अगर दो है। अब एक फोर्थ केस ले रहा हूं मैं कि अगर A इज बॉन्डेड विद A, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसके ऊपर जो आपका फॉर्मल ये ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट विल कम 0-0, क्योंकि दे बोथ हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो अगर वो शेयर कर रहे हैं तो कोई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। सो इन दोनों के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी इनकी 0-0। अब मैंने एक बार एग्जांपल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो A बॉन्डेड विद B है, इसका एग्जांपल है HCl। HCl जब बॉन्डेड रहता है तो Cl हैज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये जो शेयर्ड पेयर है उसको Cl अपनी तरफ करेगा, तो Cl के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है -1 और हाइड्रोजन की हो जाती है +1, ठीक है। अभी जो सिंगल बॉन्ड वाला है सेम एटम्स के बीच में, सो इट इज यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो इनके ऊपर 0-0 रहेगा। फॉर एग्जांपल यू हैव O2 मॉलिक्यूल, तो उसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी दोनों ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी, 0-0। एंड वन मोर एग्जांपल N2 नाइट्रोजन, उसमें क्या रहता है, नाइट्रोजन इज ट्रिपल बॉन्डेड विद नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या रहेगा, 0-0 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, क्योंकि जब भी सेम एटम हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस ही नहीं है, दे बोथ हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फिर तो उसमें कोई चांस ही नहीं बचता ना कि कौन खींचेगा, दोनों के पास इक्वल पावर है, तो एकदम बीच में रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो दिस वाज द केस। नाउ दिस फिफ्थ केस इज ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे कि हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखा था। सो अगेन वही लेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। सो आपके इस वाले केस में सपोज A इज कोऑर्डिनेटली, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है। अब यहाँ पे शेयरिंग नहीं हो रही है, A डायरेक्टली 2 इलेक्ट्रॉन्स B को दे रहा है थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, इसमें जब ऐसा होता है तो जो A है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, A इलेक्ट्रॉन दे तो रहा है, बाकी वो दे नहीं पाएगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब वो उसको देना है बट ड्यू टू उसका जो मतलब बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है दैट इज मोर, उसकी लालच की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को खुद के पास ही रख लेगा। तो इसके ऊपर जो चार्ज आता है, सो चार्ज इज हियर 0 एंड 0, वो इलेक्ट्रॉन्स लगता है कि A दे रहा है, बाकी वो B के पास पहुंचते ही नहीं है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन बोथ इज 0-0, ओके। नाउ द सिक्स्थ केस, जब B A को दे रहा है, जब B A को दे रहा है ना, तो B इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो B तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा +2 और यहाँ आ जाएगा -2, ठीक है। एंड द लास्ट केस, जब A
ए को ही देगा थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा तो अगर ये दे रहा है तो इसके ऊपर आएगा +1 चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा -1 चार्ज। क्योंकि बात जब इसकी हो रही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, तो इस केस में ऐसा होता है कि मतलब यहाँ पे आ जाएगा +1 और यहाँ पे आ जाएगा -1 इवन इफ दे आर सेम। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब आपको जब भी कोई भी जैसे अपन एक एग्जांपल भी ले लेते हैं ना, जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे है फॉर एग्जांपल इफ यू टेक मतलब जो आपके आयनिक कंपाउंड है ना उसके अलावा, जैसे आयनिक में तो कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे अगर मैंने आपको बोला यहाँ पे आपके पास AlCl3 है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट बता दोगे कि हाँ यार एल्यूमिनियम की स्टेट क्या है +3 है और जो सारे क्लोरीन है उन सबकी -1 -1 -1 है। ठीक है, सो आयनिक बॉन्ड बताना इजी रहता है। इसका काम पड़ता है अपने को कब कोवेलेंट बॉन्ड में। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में अपने को पूछा जाता है तो अपने को यहाँ पे इसकी हेल्प मिलती है। जैसे अगर मैं आपको पूछूं यहाँ पे CO2 का, ठीक है, तो CO2 का अपना स्ट्रक्चर कैसा बनता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो C डबल बॉन्ड विद O डबल बॉन्ड विद O ऐसे करके बनता है। अब इन दोनों के केस में मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का केस अगर अपन देखें तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज जाएगा -2 और ये कार्बन के ऊपर +2 इन बॉन्ड की वजह से। ठीक है, अगर हम यहाँ पे भी बॉन्ड बना हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन वापस से -2 कार्बन के ऊपर +2। तो इन और जो कार्बन के ऊपर चार्ज है ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +4। ऑक्सीजन क्या जाएगी, ये वाले ऑक्सीजन की -2, ये वाले ऑक्सीजन की -2। सो दिस वाज द एग्जांपल। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर सेकंड लेक्चर। मतलब जो सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं और फिर आगे ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज बॉर्न-हेबर साइकिल। बॉर्न-हेबर साइकिल बेसिकली एक्सप्लेन्स कि कैसे आप एक आयनिक कंपाउंड मतलब दोनों एलिमेंट्स को लेके उनको मतलब गैसियस एटम में कन्वर्ट करके उसको कन्वर्ट कर रहे अपन एक एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे समझ लो एक सिंपल एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। आपके पास दो एटम्स थे, सोडियम सॉलिड स्टेट में था, फिर हमने उसको सोडियम गैसियस में कन्वर्ट किया, फिर उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला और सोडियम प्लस बनाया। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, क्लोरीन को डिसोसिएशन मतलब Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्लोरीन, उसको हमने डिसोसिएट किया, एक एक एटम में कन्वर्ट किया। फिर हमने वो एक एटम लिया, इसको हमने बोल सकते इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो रहती है ना कि इलेक्ट्रॉन गेन करने में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो आफ्टर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl- बना और फिर ये जब दोनों मतलब जैसे यहाँ पे Na+ रखा हुआ है, यहाँ पे Cl- रखा हुआ है, फिर हमने इसको कंबाइन करवाया। ठीक है, मतलब हम इनको पास में लाए। सो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ये एक एनर्जी रिलीज करेंगे एंड दैट एनर्जी इज लैटिस एनर्जी। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था कि मतलब यहाँ पे दिस इज एंडोथर्मिक, ये वाला पूरा पार्ट में यहाँ पे हम लोग एनर्जी देनी पड़ेगी पॉजिटिव, यहाँ पे भी हमको एनर्जी देनी पड़ेगी आयनिक एनर्जी, हम लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकाले। ओके, यहाँ पे भी आपको डिसोसिएशन एनर्जी देनी होती है पॉजिटिव, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और लैटिस एनर्जी मतलब जब लैटिस फॉर्म होता है तब भी एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है। इनफैक्ट ये जो लैटिस एनर्जी रिलीज होती है ना, ये नेगेटिव इतनी ज्यादा होती है कि इनकी जितनी पॉजिटिव रहती है उन सबको ओवरकम कर देती है। इसके लिए ओवरऑल प्रोसेस जो है मतलब दिस प्रोसेस मतलब यहाँ से यहाँ तक बनना इज एक्सोथर्मिक, क्योंकि लैटिस एनर्जी ही इतनी ज्यादा रिलीज होती है कि आपका जो भी पहले आपको एनर्जी देनी पड़ी थी वो सब स्टेबलाइज होता है, दैट बिकम्स लाइक ज्यादा। इनफैक्ट ये ज्यादा रिलीज होती है लैटिस एनर्जी, तो आप जितनी एनर्जी लगाते हो उससे ज्यादा आपको एनर्जी मिल जाती है, तो प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। ओके, नाउ व्हाट इज, जैसे कि मैंने बोला था केमिस्ट्री में आपको ऐसे सिंपल क्वेश्चन डेफिनेशन वगैरह तो आएगी ही नहीं कि किसकी डेफिनेशन है, आपको आएगी कंपैरिजन, आपको कंपेयर करना रहेगा अलग अलग कंपाउंड्स में कि यार किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, सो अपने को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले देखने पड़ते हैं फैक्टर्स कि यार हम किस फैक्टर्स के बेसिस पे देखेंगे कि किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो फैक्टर्स पे जाने से पहले एक बार लैटिस एनर्जी को कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ओके, सो बेसिकली मैंने क्या बताया था कि लैटिस एनर्जी क्या होती है कि जब भी एक आपके पास मतलब यू हैव वन मॉलिक्यूल NaCl के देखते हैं, यू हैव NaCl मॉलिक्यूल, तो जैसे एटम्स के थ्रू जब वो NaCl मॉलिक्यूल बना तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज लैटिस एनर्जी। और यू कैन से जब आपके पास NaCl का एक पूरा मॉलिक्यूल है तो उसको तोड़ने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज लैटिस एनर्जी। ठीक है, मतलब आप उस पूरे मॉलिक्यूल को NaCl को तोड़ो और उन दोनों को Na को अलग Na+ को अलग करो, Cl- को अलग करो, जितनी एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी दैट इज योर लैटिस एनर्जी। ठीक है, नाउ फर्स्ट फैक्टर इज चार्ज। ओके, सो वाई चार्ज, क्योंकि देखो लैटिस एनर्जी को वही था कि जैसे जो आपका गैसियस एटम है, मतलब अगर आपके पास, आप खुद सोचो ना, अगर आपके पास जैसे एक जनरल आपको ये तो पता ही होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि जब चार्ज ज्यादा रहता है तो फोर्स ज्यादा रहता है, मतलब इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़ोगे 12th में, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R²। ठीक है, ये रहता है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो बेसिकली जो आपका आयनिक बॉन्ड है ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो यहाँ पे चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आपकी लैटिस एनर्जी होने वाली है। ठीक है, सो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन, आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल यू हैव Na2O, ओके, यू हैव MgO एंड यू हैव Al2O3, ठीक है। हम इसको कंपेयर बाद में करेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। द कॉन्सेप्ट इज कि जिसका प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस is directly proportional to lattice energy. This is the first point। मतलब चार्ज पे कैसे डिपेंडेंसी है, मतलब ये आपका जो कंपाउंड है, ठीक है, जो आपका कंपाउंड है इसमें दोनों एलिमेंट के चार्जेस का प्रोडक्ट लो, ठीक है। आप साइन मत देखो, जैसे आप बोलोगे कि यार यहाँ तो सोडियम पे +2 है और इसके ऊपर -2 है तो टोटल आ जाएगा -4, तो नहीं, यू हैव टू जस्ट सी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, एक यहाँ पे सोडियम के ऊपर +1 है, सॉरी सोडियम के ऊपर +1 है, 2 है इसके लिए मैंने लिखा था, सोडियम के ऊपर +1 है, both your sodium have +1 and oxygen have -2, so इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, मतलब मॉड लेके बोलना है आपको, you have to give आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, ठीक है। मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, तो प्रोडक्ट इज 4। मतलब आप ये मत बोलो -4, द प्रोडक्ट विल बी 4, वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके। यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर है -2, सो योर प्रोडक्ट कम्स 6। हमको इंडिविजुअल एलिमेंट का देखना है, जैसे यहाँ पे सोडियम के 2 एटम्स है, लेकिन एक एटम के ऊपर कितना चार्ज है, दैट इज +1, तो यहाँ पे वो आ जाएगा, ओके। यहाँ पे एल्यूमिनियम के 2 है, लेकिन हमको 2 नहीं देखना है, हमको देखना है एक के ऊपर कितना चार्ज है, ओके। ऐसे हमको देखना है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। ये आपको प्रोडक्ट ऑफ चार्ज निकालता आ गया। अब मैं बताता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है, ठीक है। सो आयनिक कंपाउंड में हमने क्या देखा था, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जो आपके पास अपोजिट चार्ज है उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है और उसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है, ओके। उस फोर्स मतलब जैसे यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के ऊपर। मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा उन दोनों अपोजिटली, जैसे आपके पास मतलब यहाँ पे आपके पास यहाँ सोडियम है और यहाँ आपके पास क्लोरीन है सपोज, ओके। यहाँ पे आपके पास मैग्नीशियम है और यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन है, तो इसके ऊपर +1 चार्ज है, इसके ऊपर -1 चार्ज है, इसके ऊपर +2 चार्ज है, इसके ऊपर -2 चार्ज है, तो इनके जो चार्जेस है वो ज्यादा है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। इनके ऊपर सिर्फ +1 चार्ज है, इसलिए इनका जो फोर्स है वो हो जाएगा कम एज कंपेयर टू MgO, ओके। तो जिसका प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज्यादा रहेगा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होने वाली है। तो अगर मैं इस केस में कंपेयर करवाऊं आपसे कि जो Na2O है, MgO है, Al2O3 है, तो इसमें लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होने वाली है इस केस में Al2O3 वाले में, हाईएस्ट और ऐसे फॉल होने वाले पैटर्न, ठीक है। इसमें अपने को बस एक चीज देखनी है, जैसे चार्ज, तो जो भी आपको कंपाउंड दिया है उसका प्रोडक्ट ऑफ चार्ज निकालो, ठीक है। मैंने आपको प्रोडक्ट ऑफ चार्ज निकालना भी सिखा दिया है। आपको यहाँ पे ये नहीं देखना है कि जैसे आपको सपोज यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, ऑक्सीजन 3 है, ये बिल्कुल भी नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि 2 एलिमेंट है, एक के ऊपर कितना चार्ज, मतलब 2 एलिमेंट है आपके पास, 2 एलिमेंट है आपके पास, एल्यूमिनियम है, आपके पास है ऑक्सीजन, ठीक है। एक एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है, +3 का चार्ज है, ओके। एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, -2 का चार्ज है, ओके। आप इन दोनों का प्रोडक्ट करो एंड यू हैव टू रिपोर्ट ओनली मैग्नीट्यूड, आपको साइन नहीं बताना है। सो मैग्नीट्यूड इज 6, सो दैट कम्स आउट टू बी योर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि लैटिस एनर्जी डिपेंडेंट है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे, और कैसे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि जिस भी कंपाउंड का प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज्यादा है उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होने वाली है, ओके। गेटिंग माय पॉइंट? बहुत सिंपल चीज है, इट्स वेरी इजी। आपको अगर कंपेयर करने के लिए पूछा है तो सारे कंपाउंड्स का प्रोडक्ट ऑफ चार्ज निकाल लो, ओके। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज जिसका ज्यादा है उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होने वाली है, ओके। सो दिस वाज द फर्स्ट केस। नाउ सेकंड केस, हम मतलब इसमें प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अगर आपको कंपेयर करने के लिए बोला है तो सबसे पहले आप चार्ज देखो, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है कि यार आपके चार्जेस सेम आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मतलब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया LiF, LiCl, LiBr एंड Li, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कितना आएगा, इसका आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 1 1। तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेम आ गया, तो आप कैसे कंपेयर करोगे? सो बेसिकली अगेन वही चीज आती है, मतलब जो आपका लैटिस एनर्जी है, जो आपका आयनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक और अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से बना है। तो इन फोर्सेस में जितना जो आपको बताया था साइज जिसका जितना कम रहता है उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होती है, ठीक है। अब वो कैसे,
तो लैटिस एनर्जी का एक मतलब ये बोल सकते हैं अपन की प्रॉपर्टी है कि लैटिस एनर्जी इज प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन साइज ऑफ कैटायन प्लस साइज ऑफ एनायन। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है कि जो आपका साइज है उससे इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब कि जैसे अब ये क्या लिखा है वो अपन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम लो LiF का, LiF में आपका कुछ लिथियम का अपन मान रहे हैं साइज इज 2 और यहाँ पे फ्लोरीन का साइज है फ्लोरीन का साइज क्या है 3 ले लेते हैं। जस्ट एक एग्जाम्पल, कुछ भी वैल्यूज लिए मैंने उसको ज़्यादा देखना मत, जस्ट एग्जाम्पल। तो आपके आप उनको निकालना है तो कैसा आएगा, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन 2 प्लस 3। तो ऐसा आता है केस। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, द थिंग इज जब भी ऐसा केस हो, ठीक है, तो इस केस में क्या है कि आपके सारे कैटायंस जो है, कैटायन इज लिथियम इन ऑल द केसेस। ओके, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है तो सिर्फ एनायन का आ रहा है। अपने को ये भी पता है कि एनायन के साइज में द ऑर्डर इज फ्लोरीन का सबसे कम है, फिर क्लोरीन का है, फिर ब्रोमीन का है एंड देन आयोडीन का है। तो सबसे ज्यादा साइज किसका है, आयोडीन का है। तो डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू बढ़ेगी ओवरऑल वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। तो आपका जो लैटिस एनर्जी का इसमें ऑर्डर आएगा, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर ऐसा आएगा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है। एज यू नो दिस इज कांस्टेंट इन ऑल द केसेस। मतलब इस वाले एग्जांपल के लिए जो आपका R प्लस है, मतलब कैटायन का साइज है, दैट इज कांस्टेंट फॉर ऑल द केस। इन चारों केसेस में कैटायन का साइज सेम है। ठीक है, डिफरेंस आ रहा है तो सिर्फ एनायन की साइज की वजह से। ओके, तो यहाँ पे जो एनायन का साइज है, जितना छोटा एनायन का साइज रहेगा, ठीक है, जितना छोटा आपका एनायन का साइज रहेगा, ये पूरी वैल्यू उतनी ही छोटी आने वाली है। ओके, और जितना छोटा डिनोमिनेटर उतनी बड़ी अपनी पूरे नंबर की वैल्यू आने वाली है। ओके, तो आपको ये देखना है जिसका साइज जितना छोटा उसकी लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा। ओके, तो दो चीज आप मन में बिठा के रखो। सबसे पहले अपने को देखना है चार्ज। अगर चार्ज मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज जिसका ज्यादा है उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सबका इक्वल है देन यू हैव टू गो टू साइज। साइज में आपको क्या देखना है, जिसका साइज छोटा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। ओके, ये चीजें थी याद करने के लिए। अब जैसे ये एग्जांपल हो गया, इसके अलावा एक और एग्जांपल, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके जो एनायंस है, एनायंस वेरी कर रहे हैं। अब एक और एग्जांपल आ सकता है ऐसे कि आपके पास एनायन आपने फिक्स कर लिया क्लोरीन, तो यहाँ पे बन गया LiCl, यू हैव NaCl, यू हैव KCl, और यहाँ पे रुबिडियम आप ले लो और चीजें ले लो, मतलब RbCl। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वही चीज देखेंगे कि एनायन का साइज तो सेम है, एनायन इज सेम, तो एनायन का साइज जो ये वाला पार्ट है दिस विल रिमेन कांस्टेंट। आपको ये देखना है मतलब R प्लस जो कैटायन का साइज है, तो कैटायन का साइज जितना छोटा ओवरऑल आपकी लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, मैं अपने साइज नहीं, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए लैटिस एनर्जी, सॉरी, लैटिस एनर्जी कंपेयर कर रहे हैं। तो लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज वाला पार्ट। ओके, ये साइज का मतलब मुझे लिखना चाहिए कि साइज, हाउ साइज इज रिलेटेड, साइज इज रिलेटेड लाइक कि जो भी आपका साइज है उससे इनवर्स रिलेशन है लैटिस एनर्जी का। ओके, सो ये चीज क्लियर हो गई। नाउ वी आर ऑन द न्यू टॉपिक दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। ओके, एंथैल्पी इज लाइक एनर्जी होती है, मतलब थर्मोडायनेमिक टर्म में हम एनर्जी को एंथैल्पी बोलते हैं। एंथैल्पी इज एनर्जी इटसेल्फ। ठीक है, नाउ व्हाट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी वैरी कैसे करते हैं। मतलब ये दोनों चीजें क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स में आपको मेनली ये दो चीजें पढ़नी होती है, लैटिस एनर्जी पढ़नी होती है, हाइड्रेशन एनर्जी पढ़नी होती है, और कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज तो जस्ट लाइक थ्योरेटिकल पार्ट है, आपका मेन सा दिमाग लगता है दैट इज दिस थिंग, लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी कंपेयर करने के लिए आती है, हमने उसके फैक्टर्स देख लिए कि कैसे वैरी करता है। ठीक है, और हाइड्रेशन एनर्जी अब देख रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। In simple words, enthalpy of hydration is described as the amount of energy released on dilution of 1 mole of gaseous atom, gaseous ions. Okay. तो गाइस अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाइड वर्जन ये है कि अगर आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, उस आयनिक कंपाउंड को जब आप पानी में डालते हो तो उसका क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। मतलब जो आपका एनायन है वो अलग हो जाएगा, जो आपका कैटायन है वो अलग हो जाएगा। तो उसके अलग होने के बाद में वो एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, फॉर एग्जांपल यू हैव आयनिक कंपाउंड NaCl, NaCl है आपके पास, आपने NaCl को यहाँ पे दिस बीकर, यहाँ पे पानी भरा हुआ है और इसमें आपने डाल दिया NaCl को, तो NaCl का क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग हो जाएंगे। ओके, और यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल कैसे, वाटर बाउंडेड H2O, ये आपका H, ये सब वाटर मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, इनके साथ में बॉन्डिंग होगी।
ओके, बॉन्डिंग कैसे होगी? क्योंकि आपका जो ऑक्सीजन है, मतलब वाटर का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वाटर के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन इज ऑन +1, हियर ऑक्सीजन इज एट -1, अगेन हाइड्रोजन एट +1 और ये -1। ये समझ में आ गया होगा। मतलब अपन ने देखा ऑक्सीडेशन स्टेट्स देख ली इसकी, हाइड्रोजन मतलब +1 में इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर अपन देखें तो हाइड्रोजन +1 में, ऑक्सीजन -1 में, इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हाइड्रोजन इज एट +1 एंड हियर ऑक्सीजन इज -1, तो ओवरऑल ऑक्सीजन -2 पे आ गया। ओके, सो अब क्या है कि जैसे पानी में सोडियम प्लस आएगा तो ये जो आपका ऑक्सीजन है ना -2 स्टेट में, उसके और ऑक्सीजन के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा बिकॉज दे आर अपोजिटली चार्ज। और वैसे ही केस होगा Cl के केस, मतलब Cl- जो रहेगा यहाँ पे Cl- अलग हुआ, तो ये जो आपका हाइड्रोजन है मतलब यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 है, सो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव के बीच में कोई अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ड्यू टू दिस अट्रैक्शन एनर्जी रिलीज होती है एंड दैट एनर्जी इज हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, मतलब आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है, आप जब उसको पानी में डाल रहे हो तो उसका कैटायन अलग हो रहा है, उसका एनायन अलग हो रहा है, और जो कैटायन और एनायन अलग हो रहे हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में बॉन्डिंग बना रहे हैं, और ड्यू टू दिस अट्रैक्टिव बॉन्डिंग वो एनर्जी रिलीज करते हैं एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था। नाउ वी कैन सी, अब मैं एक बार इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि यार वाटर में जाने के बाद होता क्या सीन है। जैसे आपके पास सोडियम है। ओके, अब ये तो आपको पता है कि सोडियम प्लस बना और Cl माइनस बना है, सो Cl का साइज डेफिनेटली सोडियम से बड़ा होने वाला है, सोडियम प्लस से बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पे आपके पास सोडियम प्लस है, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, मतलब ऐसे एक अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। ओके, अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन जो है, मतलब ये वाला ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, नो डाउट, ऐसे करके इनकी बॉन्डिंग है दो हाइड्रोजन से। बाकी आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ना बहुत सारे ऑक्सीजन के एटम्स आ जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पे भी आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, ऐसे करके मतलब पूरा जो आपका सोडियम का एक आयन है ना उसको घेर लेंगे, चारों तरफ से घेर लेंगे वाटर के मॉलिक्यूल, और उसमें भी स्पेसिफिकली जो ऑक्सीजन है ना वो बॉन्ड बनाएगा सोडियम के साथ में। ठीक है, और वैसे ही होगा इसके केस में, क्लोरीन के केस में जो आपका हाइड्रोजन है वो आके बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज, मतलब ये हाइड्रोजन इधर, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसकी बॉन्डिंग ऑक्सीजन से हुई है। सो जो बॉन्ड है वो तो ऑक्सीजन उसके पास लेके रख रहा है, ट्राई कर रहा है। ठीक है, सो इसके ऊपर यहाँ पे बोल सकते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ओके, और यहाँ पे भी आपका एक हाइड्रोजन, ऐसे समझ लो कि ये वाला हाइड्रोजन इधर है, सो ये वापस से इधर बॉन्ड बनाएगा ऐसे करके, ये आपके दो हाइड्रोजन है और वो दोनों इधर क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ओके, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन वन थिंग वेरी, आपको ये आप ये चीज़ देखो कि सोडियम का साइज छोटा है। ठीक है, तो जो सोडियम का न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसका डिस्टेंस कम है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो आपके बाहर वाले मॉलिक्यूल्स है वाटर के वो इजीली बॉन्ड बना पाएंगे, क्योंकि जितना कम डिस्टेंस रहता है उतना अच्छा बॉन्ड बनता है। ओके, जितना कम डिस्टेंस है उतना अच्छा बॉन्ड रहेगा। और यहाँ पे क्लोरीन के केस में क्या हो जाएगा कि साइज बड़ा हो गया, साइज के बड़े होने की वजह से न्यूक्लियस अंदर रह गया। अब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में डिस्टेंस काफी ज्यादा है। सो जैसे कि हमने वही देखा था फॉर्मूला, आपको पता है ना कि फोर्स इज K(Q1Q2)/r², मतलब ये था ना कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1Q2/r², सो योर K इज अ कांस्टेंट। मतलब जब भी ऐसा होता है, अब तो आपको सिमिलर समझ में आ गया होगा कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, इक्वल टू आता है, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। ठीक है, सो ये आपका जो लॉ है इसमें हमने ये देखा था कि डिस्टेंस जितना कम रहेगा उतना ज्यादा फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो साइज है डिस्टेंस दैट इज अ डिनोमिनेटर। ओके, सो अब आप प्रैक्टिकली भी सोचो, यहाँ पे आपके पास प्रोटॉन्स इधर है, पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव मतलब जो ये सॉरी यहाँ पे नेगेटिव प्रोटॉन्स इधर है आपके, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया है, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, तो इसने इस पूरे एटम को, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, इसने नेगेटिव कर दिया है खुद को। So now the negative, there is a lot more distance, distance ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा, मतलब फोर्स ज्यादा नहीं हो पाएगा। ओके, दिस इज द केस। सो ये अपने को समझना आता है हाइड्रेशन एनर्जी में कि जितना छोटा साइज होने वाला है उतनी ही ज्यादा बॉन्डिंग अच्छी होने वाली है, और जितनी अच्छी बॉन्डिंग होने वाली है उतनी ही ज्यादा अच्छी हाइड्रेशन एनर्जी होगी, मतलब उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होने वाली है। ओके, सो दिस वाज थिंग, मतलब ये आपको बताना था हमको डिटेल में कि साइज से कैसे वैरी करता है। Now we are going to study factors affecting hydration enthalpy, that is hydration energy है। So first is charge। So again यहाँ पे वही चीज़ है कि यार चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा उतनी ही अच्छी बॉन्डिंग होने वाली है, क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ज है ना उतना ही अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा। ये तो मैंने K is equals to
F इज इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पे वही है, चार्ज के केस में अगर आपको देखना है, फॉर चार्ज lattice energy is directly proportional to product of charges. वही सेम चीज होती है यहाँ पे, हाँ सॉरी, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. लैटिस एनर्जी का भी यही होता है. सो यहाँ पे मैंने लैटिस लिख दिया, आई एम सो सॉरी. यहाँ पे आएगा हाइड्रेशन एनर्जी या फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. सेम होता है इन दोनों केस में, क्योंकि हम बात बेसिकली बॉन्डिंग की कर रहे हैं, और जितना अच्छा चार्ज रहेगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है. ठीक है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस है ना, तो जितना ज्यादा फोर्स, जितना ज्यादा चार्ज उतना ही ज्यादा फोर्स. ठीक है, सो हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. इसमें अगर एग्जांपल देखना है तो वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि जैसे मैंने पहले बताया था, कोई इजी रहेगा. Na2 होता, Mg होता, और यहाँ पे Al2O3 था. अगेन आपको रिवाइज में हो जाएगा. प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कैसे निकालते हैं? आपके पास दो एटम्स है, एक एटम है सोडियम, एक एटम है ऑक्सीजन. तो सोडियम के ऊपर चार्ज कितना है? +1, ऑक्सीजन के ऊपर -2. यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर +2, ऑक्सीजन के ऊपर -2. एल्यूमिनियम के ऊपर +3, ऑक्सीजन के ऊपर -2. प्रोडक्ट निकालेंगे तो 2, 4, 6. अगेन यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, साइन नहीं देखना है. सो जिसका प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा. सो यहाँ पे अगर आप बेसिकली, अब इसका मीनिंग क्या आ रहा है कि अगर आपके पास 3 बीकर है, एक में आपने डाला Na2O, एक में आपने डाला MgO, एक में डाला आपने Al2O3. ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी ये वाले बीकर में जिसमें आपने Al2O3 डाला है. ठीक है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ज्यादा है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने वाली, मतलब इट विल रिलीज मोर एनर्जी. ओके, सो अब जो एनर्जी, हाँ आपको अगर टेस्ट भी करना हो तो व्हाट यू कैन डू इज, वो तीनों बीकर को आप है ना बाहर से टच करके देखो. व्हेन यू विल टच तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें हीट ज्यादा है. इन द थर्ड केस वेयर यू हैव पुट Al2O3, उसमें मतलब हीट ज्यादा रिलीज हो रही है. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन कंपेयर हाइड्रेशन एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज. नाउ साइज का मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं कि साइज के केस में क्या होता है. फॉर साइज यू हैव साइज हाइड्रेशन एंथैल्पी इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्स ऑफ चार्जेस होता है, मतलब 1 अपॉन कैटायन का साइज प्लस 1 अपॉन एनायन का साइज. ये सीन होता है इसमें. ओके, सो अपन ये मतलब बेसिकली देखो ना यार, अगर कैटायन भी छोटा है, एनायन भी छोटा है, तो ओवरऑल हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा ही होगी. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हाइड्रेशन एनर्जी इज, यू कैन से इन जनरल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. फॉर एग्जाम्पल, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, सोडियम ब्रोमाइड and you have potassium bromide and you have rubidium bromide. okay, मतलब ये अपन फर्स्ट जो अपना ग्रुप है उसकी बात करें. फर्स्ट ग्रुप में होता है ना लिथियम, सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. सो यहाँ पे क्या है कि आपका Br तो सब जगह सेम है. आपको कंपेयर करना है कैटायन के साइज से. जितना छोटा कैटायन का साइज उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होने वाली है. ओके, सो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम, देन इसकी, और फिर इसकी. ये सीन रहता है. सो अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार जो लैटिस एनर्जी है और जो हाइड्रेशन एनर्जी है, दोनों के जो फैक्टर्स है वो तो एक्जैक्टली सेम ही आ रहे हैं, मतलब वो भी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैटिस एनर्जी. हाइड्रेशन एंथैल्पी का भी वही सीन है. यहाँ पे जो साइज है, साइज का भी वैसे ही है कि जिसका साइज जितना कम उसकी उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी भी, उसकी उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी भी. ठीक है, सो ये दोनों अलग प्रॉपर्टी है. इन दोनों के फैक्टर्स भले ही सेम हो लेकिन प्रॉपर्टी अलग है, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट बेसिकली बहुत अलग है. तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना. ओके, एक बार अपन वापस से रिपीट करते हैं. बेसिकली इस लैटिस एनर्जी क्या होती है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है, आपको उसको ब्रेक करना है इंडिविजुअल गैसियस एटम में, तो आपको कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी. दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिस एनर्जी. ओके, और हाइड्रेशन एंथैल्पी इज कि जब आप पानी में डाल रहे हो और वो टूट रहा है, ठीक है, वो आप पानी में डाल रहे हो तो मॉलिक्यूल जो टूट रहा है वो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, दैट इज योर हाइड्रेशन एंथैल्पी. ओके, नाउ दिस इज वन इंपॉर्टेंट, वी कैन से इंपॉर्टेंट टर्म तो नहीं, इंपॉर्टेंट लाइन है. हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज ग्रेटर इफ, हाँ मतलब वी कैन से when hydration energy of a ionic compound is greater than its lattice energy, then it's generally soluble in water. ठीक है, तो यार अब ये क्या सीन है समझ लेते हैं. अपने को ये क्या बोल रहा है कि अगर उसकी लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से कम है, यही बोला है इसने, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज ग्रेटर, हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर है लैटिस एनर्जी से, देन इट्स जनरली सॉल्यूबल इन वाटर. ठीक है, तो ये समझते हैं कि सॉल्यूबल का क्या सीन है. पहले मुझे एक बात बताओ, लैटिस एनर्जी अपन ने क्या देखा कि मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ने के लिए अपने को एनर्जी देनी पड़ रही है. ठीक है, और लैटिस एनर्जी के हाइड्रेशन एनर्जी में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल है, पानी में डाला तो एनर्जी रिलीज कर रहा है. ठीक है,
अब मेरे को एक बात बताओ, लैटिस एनर्जी में अपने को एनर्जी मॉलिक्यूल को अगर तोड़ना है तो अपने को एनर्जी देनी पड़ रही है। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास है LiBr, मेरे को LiBr है, इसको मुझे तोड़ के Li प्लस और Br माइनस में कन्वर्ट करना है। और फॉर एग्जांपल मेरे को इसमें एनर्जी लग रही है 10 किलो जूल की, मेरे को इसमें एनर्जी लग रही है 10 किलो जूल की, मेरे को इतनी एनर्जी देनी है। ओके, और अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे को LiBr को पानी में डालना है, LiBr को मैंने पानी में डाला। ओके, पानी में डालने के बाद वो अगेन Li प्लस Br माइनस में कन्वर्ट हो गया होगा, लेकिन अब वाटर मॉलिक्यूल है आसपास, वो उसके साथ बॉन्डिंग करेंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे। ओके, सो फॉर एग्जांपल इसने एनर्जी रिलीज की है 15 किलो जूल की, फॉर एग्जांपल इसने एनर्जी रिलीज की है 15 किलो जूल की। तो ये अपना वही केस हो गया कि जो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी है वो लैटिस एनर्जी से ज्यादा है, यही केस हुआ। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, दिस इज द केस। तो इस केस में क्या होगा कि जो आपका LiBr है वो सॉल्युबल होगा वाटर में। द रीजन बीइंग क्योंकि आपको इसको तोड़ने में अगर इतनी एनर्जी लग रही है तो ये इतनी एनर्जी रिलीज भी तो कर रहा है। मतलब अगर आपको, मतलब ये दिस इज द रूल ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि जैसे स्टेबिलिटी के लिए जितनी कम एनर्जी होती है ना उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 10 किलो जूल की एनर्जी लगानी पड़ रही है, लेकिन वो बाद में 15 की रिलीज भी तो कर रहा है। मतलब ओवरऑल आपको 5 किलो जूल की एनर्जी तो उसने रिलीज की है, तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ गया है, ठीक है। तो वो यही करेगा ना, ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ अगर उसको जाने का ऑप्शन मिल रहा है, सो डेफिनेटली एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वांट टू गेट स्टेबल एंड रिलीज एनर्जी। ओके, दे वांट टू बी इन मिनिमम एनर्जी स्टेट सो दैट दे रिमेन स्टेबल। सो यहाँ पे वही केस होगा, वाटर में अगर सॉल्युबल होने के बाद में उसकी एनर्जी रिलीज हो रही है, वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो इसको करना ही अपने को। मतलब कि अगर आपकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी तो वो सॉल्युबल होगा। अब इसका अपोजिट केस देखते हैं। इसका अपोजिट केस ये है कि जब उसको, मतलब अपने को 10 जूल की एनर्जी लगानी, यहाँ पे अगर सपोज 15 की जगह 5 किलो जूल ही रिलीज हो रही होती, ठीक है, तो आपको 10 लगानी पड़ रही है, उसके बाद आपको 5 ही मिल रही है ओवरऑल, तो फिर वो टूटे ही क्यों? मतलब वो फिर ब्रेक डाउन ही यहाँ पे क्यों होना चाहिए? वाटर में सॉल्युबल ही नहीं होगा, वो टूटने ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसको यहाँ पे एनर्जी लगानी पड़ रही है। मतलब आपको एक्स्ट्रा 5 की खुद से देनी पड़ रही है ना, भले से 5 की रिलीज हो रही है, पर तो भी आपने पहले 10 लगाई है, 5 की रिलीज हुई, मतलब आपको ओवरऑल 5 इन्वेस्ट करनी पड़ रही थी। ओके, सो ये केस रहता है। मतलब ये जनरली क्वेश्चन क्या आता है कि यार यू हैव अ कंपाउंड, its lattice energy is given, hydration energy is given, so you have to say this compound is soluble or not। तो आपको बस ये देखना है कि अगर लैटिस एनर्जी की वैल्यू हाइड्रेशन एंथैल्पी से कम है तो वो सॉल्युबल होगा। ओके, और अगर लैटिस एनर्जी की जो आपकी वैल्यू है वो ज्यादा है हाइड्रेशन एंथैल्पी से, सो दैट कंपाउंड विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, सो दिस इज द फैक्ट। इसके क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। एंड वी आर ऑन द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। सो ये प्रॉपर्टीज लाइक आपको पहले से पता होगी, इसमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज, पर तो भी जस्ट फॉर रिव्यू आपको ये तो पता ही होगा कि जो आयनिक कंपाउंड्स है वो उनका मेल्टिंग पॉइंट अच्छा होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टीज कि हाँ, और ये तो आपको पता ही कि इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। जो आपका आयनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट रिमेंबर इट कन्वर्ट्स इन मोल्टन और एक्वा स्टेट, ठीक है। मोल्टन या फिर आपके जो मोल्टन या एक्वा स्टेट है तो ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और यहाँ पे लिखा है कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ओके, हाँ, सो जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा उतनी ही कम होगी उसकी कंडक्टिविटी। क्योंकि देखो रीजन क्या होता है, छोटे मॉलिक्यूल्स है ना फटाफट मूव कर जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो में क्या होता है कि आपको सर्किट कंप्लीट करना है। इलेक्ट्रिसिटी इज लाइक अगर चार्ज फ्लो हो रहे हैं, सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ओके, सो लाइक जैसे आपने पढ़ाई होगा ना, तो कि आप यू हैव अ बैटरी, यू हैव अ बल्ब हियर। मतलब यहाँ पे सपोज ये बल्ब है, मेरे को ढंग से बनाते नहीं आ रहा है, आप समझ जाना। तो क्या होगा कि जैसे यहाँ पे होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, करंट फ्लो होगा। तो आप खुद सोचो, जितना छोटा साइज होगा उतने इजीली मूव कर पाएगा। मतलब जो भी आपका इलेक्ट्रो एटम है जिसका जितना छोटा साइज रहेगा वो उतनी इजीली मूव कर पाएगा। जितने इजीली मूव कर पाएगा, जितनी स्पीड में मूव कर पाएगा, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होने वाली है। तो वही यहाँ पे बोला है कि आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और वो भी मोल्टन और एक्वा स्टेट में करते हैं। ओके, और जब उसमें कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब कि जितना ज्यादा कंडक्टेंस अगर आपको चाहिए तो आपको उतना ही कम साइज रखना पड़ेगा। ओके, दिस वाज द फर्स्ट थिंग।
Second thing, effective size of ions are different in molten and aqueous state. ओके, सो दिस इज वेरी ट्रू. जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जब भी आप कोई भी कंपाउंड को, आयनिक कंपाउंड को पानी में डालते हो, तो उसके बाद जो क्या रहता है उसके आसपास वो पूरा बॉन्डिंग चालू हो जाती है, आपके वाटर मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग चालू हो जाती है. रुको, आई विल शो यू. ये बताया था मैंने आपको, वाटर मॉलिक्यूल के आसपास बॉन्डिंग चालू हो जाती है. अब आप इसमें रैशनली सोचना है एक चीज कि आपका जो लिथियम है, ठीक है, लिथियम का साइज बहुत छोटा है, सोडियम का साइज उससे बड़ा है, पोटेशियम का साइज उससे भी बड़ा है. ओके, सो जैसे कि मैंने ये बताया था कि जितना छोटा साइज रहेगा उतनी आसपास बॉन्डिंग होगी, आपकी बॉन्डिंग एकदम ज्यादा हो जाएगी. अगर साइज छोटा है तो बॉन्डिंग ज्यादा रहेगी, तो इसका समझ लो इफेक्टिव जो पूरा हुआ ना वो इतना हो जाएगा. ठीक है, सोडियम का क्या है कि साइज लिथियम से थोड़ा बड़ा है, तो इसकी बॉन्डिंग थोड़ी सी कम होगी. इसकी बॉन्डिंग कम होगी तो जो इसका इफेक्टिव साइज बनेगा वो लिथियम से छोटा होगा. ओके, पोटेशियम का साइज तो और भी बड़ा है, तो जब इसकी बॉन्डिंग होगी वो और कम होगी, मतलब स्लो, क्योंकि जितना ज्यादा साइज बढ़ते जाएगा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है, बॉन्डिंग उतनी ही वीक हो जाएगी. तो इसका साइज तो, इफेक्टिव साइज जो है वो तो और ही छोटा होगा. ठीक है, सो जो आपकी ओवरऑल, मतलब जो ऐसे नॉर्मल स्टेट में बोल सकते हैं आप, नॉर्मल स्टेट में आपका लिथियम का साइज सबसे छोटा था. वही जब आप पानी में डाल रहे हो तो लिथियम का जो इफेक्टिव साइज है वो पूरा बड़ा होने वाला है. मतलब दिस इज योर इफेक्टिव, मतलब जैसे जब पानी में डालते हैं ना, तो ये जो बॉन्डिंग हो रही है लिथियम के आसपास, उसको हम पूरा बोलते हैं इफेक्टिव साइज ऑफ इफेक्टिव साइज ऑफ लिथियम आयन. ठीक है, तो जब का इफेक्टिव साइज है लिथियम आयन का, दैट विल बी हाईएस्ट. ये सीन होने वाला है. दिस इज व्हेन इट इज इन एक्वस स्टेट. जब भी आपकी एक्वस स्टेट है, दिस इज फॉर योर एक्वस स्टेट. ओके, सो वही चीज बताइए यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी में, इफेक्टिव साइज ऑफ आयंस आर डिफरेंट इन मोल्टन स्टेट एंड एक्वस स्टेट. जो अपन बोलते हैं ना नॉर्मल स्टेट, दैट नॉर्मल स्टेट इज योर मोल्टन स्टेट. ठीक है, लेकिन पानी में डाला तो बन जाएगी आपकी एक्वस स्टेट. ओके, सो जो साइज, मतलब पूरा अपोजिट हो जाएगा सीन, मतलब कि जो आपका लिथियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम से करके सीजियम तक जाते हैं. सो ये साइज ऐसा फॉलो होता है व्हेन यू आर इन मोल्टन स्टेट. मोल्टन के केस में ये होता है. एंड व्हेन यू आर इन एक्वस स्टेट, तो एक्वस स्टेट में इसका अपोजिट हो जाता है, लिथियम का साइज बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू सीजियम. ये मतलब आयंस के केस में. ओके, आयंस है, आयंस है. ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट थिंग. सेकंड इज शोज पोलराइजेशन, थर्ड इज शोज पोलराइजेशन. जो आपके आयनिक कंपाउंड है पोलराइजेशन शो करते हैं. तो यार अभी पोलराइजेशन होता क्या है? पोलराइजेशन इज बेसिकली कोवेलेंट कैरेक्टर. ओके, सो ये अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को डिस्कस करने वाले पोलराइजेशन के ऊपर. तो जस्ट आई एम सेइंग दिस कि आयनिक कंपाउंड्स शोज पोलराइजेशन. अभी आपको बहुत अजीब लग रहा होगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि पोलराइजेशन का मीनिंग है कोवेलेंट कैरेक्टर. ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार क्या बोल रहे भैया कि आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर. तो गाइज हाँ, आयनिक कंपाउंड्स में भी कोवेलेंट कैरेक्टर्स होते हैं और इसको हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में. आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में. मतलब ये मेरा फेवरेट टॉपिक था पर केमिकल बॉन्डिंग था. और हाँ, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, पोलराइजेशन के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट भी बहुत आते हैं. मतलब आगे जाके पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पोलराइजेशन का काम तो लगने ही वाला है. तो इसके लिए आप पोलराइजेशन के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ लो कि आयनिक कंपाउंड्स में भी कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन. ओके, नेक्स्ट इज लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, ये अब आपको समझ में आ रहा है, इसकी फील दिलाते हैं. देखो, लैटिस एनर्जी इज बेसिकली आपको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगाने वाले हो आप. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वही आपको जो आपका सॉलिड है उसको ब्रेक करना है लिक्विड में. तो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे को NaCl है उसको तोड़ना है, उसको बनाना है Na+ में और Cl- में, तो मैं लगाऊंगा लैटिस एनर्जी. ठीक है, और अगर आपके पास एक सॉलिड है जिसमें हजारों NaCl के मॉलिक्यूल्स है, उसको आपको ब्रेक करना है और उन सब हजारों मॉलिक्यूल से आपको 1000 Na+ अलग करना है, 1000 Cl- अलग करना है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट मेल्टिंग, यही होता है मेल्टिंग में, सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड. तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक को कन्वर्ट करने में ज्यादा एनर्जी लग रही है तो सबको कन्वर्ट करने में भी ज्यादा ही एनर्जी लगेगी. ऑब्वियस सी बात है ना. जैसे अगर मैं बोलूं NaCl की लैटिस एनर्जी कुछ है, फॉर एग्जांपल 5 है. ओके, और यहाँ पे मैंने एक दूसरा कंपाउंड लिया KCl, इसकी लैटिस एनर्जी अब वो देखो कम होगी इससे, क्योंकि सोडियम का साइज छोटा है. ओके, सो इसकी एनर्जी हो जाएगी 4, फॉर एग्जांपल 4. तो आप मुझे बताओ मेल्टिंग पॉइंट किससे ज्यादा होगा? मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा NaCl का, क्योंकि इसकी पर एटम जो आपको एनर्जी लगानी पड़ रही है दैट इज मोर. तो ओवरऑल जब सॉलिड को मेल्ट करवाना है तो वो भी आपकी क्या होगी? दैट विल बी मोर. दिस इज व्हाट द पॉइंट सेज. So lattice energy is directly proportional to melting point. So this was the properties of ionic compound. So today we have studied three important things.
फर्स्ट इज लैटिस एनर्जी, उसके फैक्टर्स देखे. ओके, सेकंड इज हाइड्रेशन एंथैल्पी, हमने उसके फैक्टर्स देखे. और इसके मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने कि लैटिस एनर्जी अगर हाइड्रेशन एनर्जी से कम है तो कंपाउंड सॉल्युबल होगा, उसको मतलब वाटर उसको ब्रेक डाउन होना पॉसिबल होगा और फेवरेबल होगा. ठीक है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है. सो दिस वाज टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. एंड थर्ड इज हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखी. इस प्रॉपर्टीज में हमने मतलब ऑलमोस्ट चीजें तो अपने को पता थी क्या क्या है, लेकिन हमको ये समझना है कि मोल्टन स्टेट और एक्वा स्टेट में क्या सीन है. और मतलब हाँ, ये सारे पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट इसलिए यार क्योंकि गाइस क्या होता है, ये सारे स्कोरिंग पॉइंट हो जाते हैं. मतलब अगर आपको सिर्फ पॉइंट याद है अच्छे से तो आपके क्वेश्चंस आराम से बनने वाले हैं, आपके क्वेश्चंस आराम से अच्छे से होने वाले हैं. सो वही चीज़ है यार कि छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको अच्छे से याद रहती है ना तो ओवरऑल एग्जाम में क्वेश्चंस ईजी पड़ जाता है और आपका टाइम भी बच जाता है. नहीं तो आप सोचने लग जाओगे, फॉर्मूला याद करोगे, यू विल डू ऑल दिस एंड यू विल नॉट कम टू आंसर, तो दैट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम और अपने को ये अवॉइड करना है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर.